गधा और दो व्यापारी। जब बीरबल ने असली मालिक बताया, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा महल के झरोखों से अंदर आ रही थी। दरबार में कवि, सेनापति, मंत्री और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक महल के बाहर से शोर शराबा सुनाई दिया। पहरेदार दौड़ते हुए अंदर आए और झुककर बोले, जहांपनाह, दो व्यापारी दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और मामला बहुत गंभीर लगता है। अकबर ने आदेश दिया, उन्हें अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में दरबार के बीचों बीच दो व्यापारी आ गए। दोनों अच्छे कपड़ों में थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और थकान झलक रही थी। उनके बीच एक दुबला-पतला गधा खड़ा था, जिसकी गर्दन पर रंग बिरंगा कपड़ा बंधा हुआ था। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये गधा मेरा है। ये कई सालों से मेरी दुकान पर बोझा ढोता रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, झूठ, ये गधा मेरा है। मैंने इसे बचपन से पाला है। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मामला अजीब था, क्योंकि गधे पर कोई खास निशान नहीं था जिससे ये साफ हो सके कि वो किसका है। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी। उन्होंने कहा, दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बिना सबूत के कैसे पता चलेगा कि ये गधा किसका है। तभी बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं असली मालिक का पता लगा सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों गधे को बुलाकर देखो। जिस पर यह गधा सच्चा प्रेम दिखाएगा, वही इसका मालिक होगा। पहला व्यापारी गधे के पास जाकर प्यार से बोला, आजा मेरे प्यारे, आजा। गधा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। दूसरा व्यापारी आगे आया और गधे को पुचकारते हुए बोला, चल मेरे साथ, तुझे मीठा गुड़ खिलाऊंगा। गधा फिर भी शांत रहा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, गधा तो किसी की नहीं सुन रहा। अब क्या होगा बीरबल? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दोनों से कहा, गधे को एक कमरे में बांध दो और दोनों व्यापारी दरवाजे के बाहर पहरा दो। मैं सुबह असली मालिक का नाम बता दूंगा। दरबारी चकित रह गए, लेकिन बादशाह ने बीरबल पर भरोसा करके आदेश मान लिया। गधा कमरे में बांध दिया गया। दोनों व्यापारी बाहर सो गए। बीरबल ने चुपके से अपने एक सेवक को आदेश दिया, सुबह जब ये व्यापारी दरबार में आएंगे तो देखना किसकी चालढाल गधे जैसी लग रही है। सेवक को समझ नहीं आया, पर उसने सिर झुका दिया। सुबह दोनों व्यापारी दरबार में आए। गधा भी लाया गया। बीरबल ने दोनों को गौर से देखा और अचानक हंस पड़े। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक दूसरा व्यापारी है। सारा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कल रात मैंने गधे की पूंछ पर हल्का सा सरसों का तेल लगवा दिया था। जो भी व्यापारी इसका असली मालिक होगा, वो सुबह सुबह गधे की पूंछ को छूकर देखेगा कि सब ठीक है या नहीं, और वही व्यापारी तेल से सने बालों के कारण अपने हाथ से लगातार उसे खुजाता रहेगा। बीरबल ने दरबार की ओर इशारा किया। देखिए, ये दूसरा व्यापारी बार बार अपनी हथेली खुजा रहा है। इसका मतलब ये असली मालिक है। असली मालिक व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जहांपनाह, गधा सचमुच मेरा है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये दूसरे के पास चला गया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। पहला व्यापारी शर्मिंदा हो गया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, झूठ बोलकर दरबार को धोखा देने वालों को कड़ी सजा मिलती है। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी से सच सामने आ गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी गधे से भी बड़ी है। तुमने जो तरीका निकाला वो तो अनोखा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच की पहचान करने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बुद्धि भी चाहिए। मोरल बटा सीख, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो,
सच सामने आ ही जाता है। किसी की असली पहचान उसके व्यवहार और कर्म से होती है, शब्दों से नहीं। बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे मुश्किल झगड़े को भी हल किया जा सकता है। दरबार में आया अंधा फकीर और बीरबल की चतुराई। अकबर के भव्य दरबार में गहमागहमी थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और दरबार के बाहर से आती हवा पूरे महल को ताजगी से भर रही थी। राज दरबार में मंत्री, सेनापति, कवि, कलाकार और विद्वान बैठे थे। तभी अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने घोषणा की, महाराज, एक अंधा फकीर दरबार में आया है। वो कहता है कि उसके पास एक अनोखा रहस्य है जो अगर राज खोल दिया जाए तो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने आदेश दिया, उसे तुरंत अंदर लाओ। दरबार में एक दुबला-पतला, लंबी दाढ़ी वाला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा अंधा फकीर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने सिंहासन की ओर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण फकीर हूं, पर मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं। लेकिन ये ज्ञान मैं किसी सामान्य इंसान को नहीं दूंगा। केवल वही इसे समझ सकता है जो बुद्धिमान और सच्चा हो। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम मुझे परखना चाहते हो? फकीर बोला, नहीं जहांपनाह, मैं आपके दरबारियों को परखना चाहता हूं, खासकर उस बीरबल को जिसकी बुद्धिमानी के किस्से मैंने गाँव-गाँव सुने हैं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। फकीर ने कहा, मेरी पहली परीक्षा सरल है। मेरे पास एक थैली है, इसमें सोने और पत्थर दोनों हैं, लेकिन मैं इन्हें अंधेरे में पकड़वाऊंगा। बीरबल को बिना देखे बताना होगा कि उसके हाथ में क्या है, सोना या पत्थर। सैनिक थैली लेकर आए। बीरबल मुस्कुराए और थैली में हाथ डाला। उन्होंने पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर है। फकीर हंस पड़ा। सही कहा, लेकिन यह तो आसान था। फिर बीरबल ने उसी थैली से दूसरा टुकड़ा निकाला और कहा, यह सोना है, पर इतना कीमती सोना अगर किसी फकीर के पास है तो कहानी में जरूर कोई झूठ छुपा है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। दरबार में हल्की हल्की कानाफूसी होने लगी। फकीर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सचमुच चतुर हो तो ये बता दो कि मैं कल कहाँ रहूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी अक्ल सच्ची है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम कल वही रहोगे जहां तुम्हें होना चाहिए, या तो सलाखों के पीछे अगर तुम्हारा रहस्य धोखाधड़ी निकला, या फिर गांवों में अगर तुम सचमुच साधु निकले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फकीर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फकीर ने कहा, महाराज, मेरे पास एक सोने का कटोरा है। ये जादुई है। इसमें झांक कर आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत वही पहचान सकता है जो सच और झूठ का फर्क समझ सके। वो कटोरा सामने रखा गया। पूरा दरबार उसे देखकर चकित रह गया। कटोरा असली सोने का लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। बीरबल ने कटोरा उठाकर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये सोने का कटोरा नहीं, बल्कि तांबे पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और इन चिन्हों में कोई रहस्य नहीं, बस गांव के लोहार का काम है। फकीर हड़बड़ा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, ये फकीर अंधा नहीं है। इसने केवल पट्टी बांध रखी है ताकि लोग इसे असली फकीर समझें। दरअसल ये ठग है जो भोले भाले लोगों को सोने का कटोरा और झूठी भविष्यवाणी दिखाकर लूटता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, अगर ये सचमुच अंधा होता तो दरबार में आने के बाद भी अपने कदम इतने सधे हुए और आत्मविश्वास से भरे न होते। इसने रास्ते में एक भी ठोकर नहीं खाई। सैनिक तुरंत फकीर की पट्टी खोलने लगे। जैसे ही पट्टी हटाई गई, सब देखकर दंग रह गए। वो सचमुच देख सकता था। अकबर ने गुस्से में कहा, तूने दरबार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की?
तुझे कड़ी सजा मिलेगी। फकीर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हुई। मैंने ये सब केवल लोगों को लूटने के लिए किया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे जेल में डालने से ज्यादा सजा ये होगी कि इसे जनता के सामने सच उगलवाया जाए। जब लोग देखेंगे कि ये फकीर असली नहीं बल्कि ठग है, तो इसकी सारी चालाकी बेकार हो जाएगी। अकबर ने सहमति जताई। आदेश हुआ कि इस ठग को पूरे शहर में घुमाकर उसकी असलियत सबको बताई जाए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखें वाकई सब देख लेती है, चाहे सामने वाला अंधा होने का नाटक ही क्यों न करे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच और झूठ का पता हमेशा बुद्धि और अनुभव से लगाया जाता है, आंखों से नहीं। मोरल बटा सीख, किसी की बाहरी शक्ल या दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठगी और झूठ लंबे समय तक नहीं टिकते, सच सामने आ ही जाता है। बुद्धिमानी और सतर्कता से सबसे बड़े धोखे को भी पकड़ा जा सकता है। घोड़े का मोलभाव, जिसमें बीरबल ने नीलामी जीती। एक दिन दरबार में खबर आई कि फारस से एक व्यापारी आया है जिसके पास जहांगीरी घोड़ा है। कहा जाता था कि उस घोड़े की ताकत 10 घोड़ों के बराबर है। उसकी दौड़ हवा को पीछे छोड़ देती है और उसका रंग इतना चमकीला है कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही मानो सोना चमक उठे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अकबर, ऐसा घोड़ा अगर हमारे अस्तबल में आ जाए तो हमारी सेना की शान बढ़ जाएगी। परंतु उसका दाम? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इस घोड़े की कीमत कोई आम नहीं लगा सकता। इसे नीलामी में रखा जाएगा और जो सबसे ऊंचा भाव लगाएगा वही इसे पाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मंत्री बोले, महाराज, ऐसा घोड़ा तो हमें किसी भी कीमत पर लेना चाहिए। पर कुछ चालाक मंत्री सोचने लगे कि ये तो अच्छा मौका है बीरबल को नीचा दिखाने का। मंत्री गुदामल ने बाकी दरबारियों से फुसफुसाते हुए कहा, बीरबल हमेशा अपनी अक्ल के बल पर आगे निकल जाता है। इस बार हम ऐसा खेल करेंगे कि वो इस नीलामी में उलझ जाए और मुंह की खाए। योजना बनी कि नीलामी में झूठे दाम लगाकर बीरबल को फंसाया जाए, ताकि या तो वो बहुत ऊंचा दाम लगाकर फंस जाए या पीछे हटकर अकबर की नजरों में गिर जाए। अगले दिन महल के प्रांगण में नीलामी लगी। दूर दूर से व्यापारी, सरदार और राजा आए। बीच में सोने की जंजीरों से बंधा वो अद्भुत घोड़ा खड़ा था। उसका चमकदार रूप देखकर सबकी सांसें थम गई। नीलामी शुरू हुई। पहला बोला 1000 अशर्फिया, दूसरा 1500 अशर्फिया, तीसरा 2000। भीड़ में जोश बढ़ा। गुदामल ने तुरंत कहा 5000 अशर्फिया। लोग चौंक गए। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, 5001 अशर्फी। सब हंस पड़े। गुदामल ने ताना मारा, वाह बीरबल, सिर्फ एक अशर्फी बढ़ाकर बोली लगाते हो। जरा दम हो तो 10,000 कहो। बीरबल शांत रहा। गुदामल और उसके साथी बार बार बोली बढ़ाते गए। 10,000, 12,000, 15,000। लोग हैरान थे कि ये मंत्री इतनी बड़ी रकम कैसे लगाएंगे। बीरबल हर बार केवल एक अशर्फी ज्यादा बोल देता। 10,001, 12,001, 15,001। भीड़ हंसी से लोटपोट होने लगी। पर मंत्रियों का चेहरा उतरने लगा। अकबर सोच में पड़ गया, ये दोनों टीमें खेल क्या रही हैं? मंत्री पागल होकर दाम बढ़ा रहे हैं और बीरबल हमेशा एक अशर्फी ज्यादा लगाता है। इसका रहस्य क्या है? 7वां दृश्य, नीलामी का शिखर। आखिर दाम पहुंच गया 20,000 पर। गुदामल ने गला फाड़कर कहा, 20,000। भीड़ सन्न रह गई। ये रकम किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, 20,001 अशर्फी। व्यापारी चुप हो गया। बाकी बोली लगाने वाले पीछे हट चुके थे। नीलामी का डंका बजा। घोड़ा बीरबल के नाम हुआ। अब गुदामल और उसके साथी ताली पीटकर हंसने लगे।
जहां पनाह, देखिए बीरबल क्या मुसीबत में फंस गया। 20,000 एक अशर्फी, अब इसे भरना पड़ेगा। देखना कैसे औंधे मुंह गिरेगा। बीरबल ने शांति से व्यापारी से कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था कि यह घोड़ा नीलामी में बिकेगा, पर क्या नियम में लिखा है कि बोली लगाने वाला तुरंत भुगतान करे? व्यापारी बोला, नहीं, भुगतान खरीदार अपनी हैसियत के अनुसार तय समय में करता है। बीरबल बोला, तो सुनिए, मैं ये घोड़ा 20,000 एक अशर्फी में खरीदता हूं, और यह रकम मेरी तरफ से नहीं, बल्कि बादशाह सलामत के खजाने से दी जाएगी, क्योंकि यह घोड़ा निजी शौक के लिए नहीं, बल्कि शाही अस्तबल के लिए खरीदा गया है। सन्नाटा छा गया। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वाह बीरबल, तुमने तो मंत्रियों की चाल ही उलट दी। तुमने सबसे कम बोली लगाई, पर हर बार उन्हें मात दे दी, और आखिरकार घोड़ा भी हमारी सेना के लिए आ गया। गुदामल और उसके साथी शर्म से पानी पानी हो गए। कुछ दिन बाद घोड़े की परीक्षा ली गई। देखा गया कि घोड़ा वाकई तेज तो है, पर इतना अद्भुत नहीं जितना बताया गया था। यानी व्यापारी ने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें की थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये मंत्री इसे 25-30 हजार में खरीद लेते तो खजाना लुट जाता। पर बीरबल ने अक्ल से काम लिया। बस एक अशर्फी का दाव लगाकर सबको हरा दिया। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, याद रखो, दौलत से बड़ी चीज अक्ल होती है। जो केवल जोश में आकर बोली लगाता है वो हार जाता है। जो धैर्य और समझदारी से खेलता है वही सच्चा विजेता बनता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया। कहानी की सीख, महिला और 3 जोश से नहीं, जब बीरबल ने असली मालिक बताया, असली ताकत केवल दौलत में नहीं का दरबार, बल्कि हमेशा की समय पर चहल पहल से बुद्धि लगाने में है। कभी कभी छोटा सा कदम सिर्फ एक अशर्फी बढ़ाना और बड़ी जीत दिला सकता है। सब बादशाह अकबर की अदालत में हाजिर थे। तभी अचानक शोर मचा। एक साधारण कपड़े पहनी महिला रोती बिलखती दरबार में आई। महिला ने आकर अकबर को सलाम किया और बोली, जहांपनाह, मेरी परेशानी का हल सिर्फ आपके दरबार से ही मिल सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो बेगम, क्या मामला है? महिला ने अपनी पोटली खोली और उसमें से 3 सुनहरी अंगूठियां निकालकर सामने रख दी। हुजूर, मेरे पति कुछ महीने पहले गुजर गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक कीमती अंगूठी दी थी, पर दुर्भाग्य से मेरे पास अब 3 अंगूठियां हैं और सब एक जैसी दिखती है। मुझे समझ नहीं आता असली कौन सी है और नकली कौन सी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसे हो सकता है? महिला बोली, किसी ने धोखा देकर 2 नकली अंगूठियां मेरी असली अंगूठी में मिला दी है। मगर हुजूर, मेरे पति की आखिरी निशानी मेरे लिए अनमोल है। मैं जानना चाहती हूं कौन सी अंगूठी असली है। अकबर ने अंगूठियां दरबार में घूमवाई। कोई बोला, जहांपनाह, असली वही होगी जो भारी है। दूसरा बोला, नहीं, चमक देखकर पता चल जाएगा। तीसरा बोला, सोने को काटकर देख लीजिए। पर अकबर नाराज हुए। अरे, काटकर देखेंगे तो अंगूठी खराब हो जाएगी। ये कोई हल नहीं। सब दरबारी चुप हो गए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। हमें बताओ असली अंगूठी कौन सी है। बीरबल ने तीनों अंगूठियां अपने हाथ में ली। ध्यान से देखा, घुमाया, पर सब एक जैसी चमचमाती थी। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, असली और नकली का फर्क सिर्फ आंखों से नहीं जाना जा सकता, पर इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है। अंगूठियों की पहचान भी उसी तरह होगी। दरबारी चौंक उठे। काम? अंगूठी काम कैसे करेगी? बीरबल ने कहा, धैर्य रखिए, अभी सबको पता चल जाएगा। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया और कहा, एक गिलास पानी लेकर आइए। पानी लाया गया। बीरबल ने पहली अंगूठी उसमें डाली। अंगूठी सीधी तली में जाकर बैठ गई। फिर दूसरी अंगूठी डाली, वो भी भारी होकर नीचे बैठ गई। अब बारी थी तीसरी अंगूठी की।
बीरबल ने मुस्कुराकर अंगूठी पानी में छोड़ी। वो धीरे धीरे तली में बैठते हुए एक हल्की सी चमक छोड़ने लगी, जैसे उसमें से असली सोने की आभा झलक रही हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली अंगूठी है। एक दरबारी ने पूछा, पर बीरबल, ये कैसे तय किया आपने? बीरबल बोले, देखिए, नकली अंगूठियां बाहर से सोने जैसी दिख सकती हैं, पर असली सोने में अलग ही निखार होता है। पानी में डालते ही उसकी सतह पर हल्की आभा छूटती है। ये गुण नकली धातु में नहीं होता। महिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हुजूर, यही है मेरे पति की आखिरी निशानी। बीरबल ने मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना मुझे लौटा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सचमुच मेरे राज्य का हीरा हो। जहां हमारे मंत्री चमक दमक में ही फंस गए, वहां तुमने सच्चाई पहचान ली। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, सोना असली हो या इंसान, उसकी असलियत हमेशा उसके स्वभाव और असर से प्रकट होती है। उस दिन दरबार में सबने ये सीख ली। मोरल, सच्चाई को बाहरी रूपरंग से नहीं पहचाना जा सकता। असली पहचान उसके गुण और असर से होती है। जैसे नकली अंगूठी चाहे जितनी चमकदार हो, पर असली की आभा खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। 3 चोर और एक गधा जिसने सच्चाई बताई। बहुत समय पहले एक बड़ा और खुशहाल गांव था। यहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव में एक समस्या हमेशा सिरदर्द बनी रहती थी। 3 चोरों की टोली। ये चोर थे भोला राम, चालाक दिमाग वाला; धनिया, झूठ बोलने और बहाने बनाने में उस्ताद; कल्लू, ताकतवर और बेलगाम। गांव वाले अक्सर कहते, हमारे खेत, हमारे घर, हमारे जानवर तक सुरक्षित नहीं है। ये तीनों जरूर कोई न कोई शैतानी करते हैं, पर पकड़ में आते ही नहीं। चोरों की चालाकी ऐसी थी कि वे दिन में गांव वालों के बीच शरीफ बनकर घूमते और रात को चोरी की योजना बनाते। गांव में एक दिन बड़ा मेला लगा। मिठाइयों की खुशबू, झूले की चरचर आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट, पूरा माहौल रंगीन हो उठा। सारे गांव वाले मेले में मग्न थे। तभी भोलाराम ने अपने साथियों से कहा, सुनो, आज तो सुनहरा मौका है। सब लोग मेले में हैं। सेठ हरिराम की हवेली खाली पड़ी होगी। आज रात वही हाथ साफ करेंगे। धनिया मुस्कुराया, बिल्कुल, सेठ की हवेली सोने चांदी से भरी है। अगर आज सफल हो गए तो कई महीनों तक ऐश करेंगे। कल्लू ने जोड़ा, काम आसान है, ताले मैं चुटकियों में तोड़ दूंगा। योजना बन चुकी थी। रात होते ही तीनों चुपचाप हवेली पहुंचे। रात के अंधेरे में हवेली सुनसान थी। कल्लू ने अपने भारी हाथों से ताले तोड़े। भोलाराम और धनिया अंदर घुसे और अलमारियां खंगाल डाली। गहनों और सोने चांदी से भरे 3 बड़े थैले उनके हाथ लग गए। तीनों बेहद खुश हुए, लेकिन समस्या सामने आ खड़ी हुई। धनिया बोला, इतना भारी माल हम तीनों कैसे उठाएंगे? कल्लू बोला, गांव के बाहर धोबी का गधा बंधा है, वही काम आएगा। गधे को चुपके से खोल लाया गया और उसके ऊपर सारा माल लाद दिया गया। बेचारा गधा थकान से चुपचाप चलता रहा। चोर गधे को लेकर पास के जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने एक जगह आग जलाई और गधे को पेड़ से बांध दिया। थैले सामने रखे और सबकी आंखों में लालच चमक उठा। भोलाराम बोला, चलो सामान बराबर बांट लेते हैं। लेकिन धनिया को यह मंजूर नहीं था। बराबर क्यों? मैं ही सबसे चालाक था। मेरी वजह से हम इतनी आसानी से घुसे। मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। कल्लू गुस्से से बोला, और मेरी ताकत का क्या? अगर मैं न होता तो ताला कभी न टूटता। गधा भी मैं ही पकड़ लाया। असली मेहनत तो मैंने की है, ज्यादा हिस्सा तो मेरा बनता है। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ा कि तीनों हाथापाई पर उतर आए। भोलाराम सबसे चतुर था। उसने दोनों को शांत किया। देखो भाइयों, झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लड़ते रहे तो गांव वाले हमें पकड़ लेंगे। हमें सोच समझ कर काम करना होगा। धनिया बोला, तो बताओ क्या करें?
भोला राम ने कहा, सुबह गधे को छोड़ देंगे। गधा अपने मालिक के घर पहुंच जाएगा। अगर किसी को शक भी हुआ तो लोग गधे पर ही इल्जाम लगा देंगे। हम तीनों आराम से माल बांटकर गायब हो जाएंगे। दोनों को यह बात ठीक लगी। सुबह होते ही तीनों ने चोरी का माल आपस में बांट लिया और गधे को खोल दिया। गधा धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके शरीर पर रस्सी के निशान थे और पीठ पर सोने चांदी की चमकती धूल जमी थी। गांव वाले चौंक उठे। अरे, ये धोबी का गधा है। ये रात भर कहाँ था? गधा जोर जोर से रेंकने लगा। ढेंचू, ढेंचू, मानो वो सबको बताना चाहता हो। मैंने सब देखा है। मैं जानता हूं चोर कौन है। गांव वालों ने तुरंत पंचायत बुलाई। सरपंच ने कहा, गधे के निशान और हालात देखकर साफ है कि यह रात भर चोरी का माल ढोता रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। यह हमें चोरों तक ले जाएगा। गधा धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। गांव वाले उसके पीछे पीछे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, आग की राख अभी भी गर्म थी और एक थैले का फटा टुकड़ा पड़ा था। लोगों ने कहा, चोरी यही हुई है। आगे बढ़ो, गधा हमें और बताएगा। गधा आगे आगे चला और सीधा उस जगह पहुंचा जहां तीनों चोर चोरी का माल छुपाकर बैठे थे। गधे ने जोर जोर से रेंकना शुरू किया और उनके चारों ओर घूमने लगा। गांव वाले दौड़े और तीनों को पकड़ लिया। सेठ का सोना चांदी उनके पास से बरामद हो गया। तीनों चोर गिड़गिड़ाने लगे, हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है, ये सब गधे की चाल है। गांव वाले हंस पड़े। झूठे कही के, गधा तो मासूम जानवर है, मगर आज उसी ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी। पंचायत ने फैसला सुनाया, तीनों चोर गांव की सेवा करेंगे। चोरी का सारा सामान सेठ को लौटाया जाएगा और इस गधे को इनाम मिलेगा। अब से इसे गांव का सच्चाई का पहरेदार माना जाएगा। गधे को अच्छे चारे और देखभाल का वादा किया गया। मोरल, गांव वाले हंसते हुए कहते, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच बोलने के लिए ईश्वर किसी न किसी साधन को भेज ही देता है। इस बार वो साधन एक गधा था। साधु और सोने का पेड़। जब बीरबल ने असली राज खोला, एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब खबर पहुंची। शहर के बाहर एक साधु डेरा जमाए बैठा था और लोगों से कह रहा था, मेरे पास एक अद्भुत रहस्य है जिसने मुझे अपना मन, तन और धन समर्पित किया। उसे मैं ऐसा पेड़ दूंगा जिस पर सोना लगेगा। उस पेड़ के पत्ते सोने के होंगे और उसकी छाल चांदी की। ऐसा पेड़ केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। ये खबर सुनते ही लोग उमड़ पड़े। कोई साधु को दूध लाकर दे रहा था, तो कोई फल सब्जी, और कुछ लोग तो सोने चांदी के गहने चढ़ाने लगे। साधु हर किसी से कहता, तुम्हारा भाग्य लिखा जा रहा है, कुछ दिनों में तुम्हें सोने का पेड़ मिलेगा। धीरे धीरे बात दरबार तक पहुंची। कुछ दरबारी उत्साह से बोले, जहांपनाह, ये साधु बड़ा चमत्कारी है। अगर सचमुच सोने का पेड़ मिल गया तो हमारे राज्य की किस्मत बदल जाएगी। अकबर को भी दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, कल इस साधु को दरबार में बुलाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये क्या खेल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जो दावा इतना बड़ा करता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। दूसरे दिन साधु भव्य अंदाज में दरबार पहुंचा। केसरिया वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में माला और स्वर में मिठास। उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, आप तो खुद धरती के भगवान हैं। आपके राज्य में सोने का पेड़ जन्म लेगा। अकबर उत्सुक होकर बोले, तो हमें वो पेड़ चाहिए। बताओ, कब मिलेगा? साधु गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण पेड़ नहीं। इसे लाने के लिए आपको और आपके दरबारियों को मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। पहले मुझे पर्याप्त चढ़ावा चाहिए, तभी मंत्रबल से मैं सोने का पेड़ प्रकट कर सकूंगा। कुछ दरबारी तुरंत तैयार हो गए। किसी ने अंगूठी निकाल कर दी तो किसी ने सोने की थाली।
बीरबल ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये साधु दरअसल ठग है। सोने का पेड़ देने का दावा सिर्फ लोगों का धन ऐंठने के लिए है। लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वे उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहते थे। साधु ने कहा, जहांपनाह, आज रात मैं अपने तंबू में साधना करूंगा। सुबह तक आपके सामने सोने का पेड़ होगा। अकबर राजी हो गए, लेकिन बीरबल ने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को आदेश दिया, आज रात साधु पर नजर रखो। देखो, ये सचमुच साधना करता है या कोई और खेल। रात में साधु अपने तंबू में गया। बाहर से तो वो मंत्र जाप करता दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर वो कुछ और ही कर रहा था। उसने सोने और चांदी की चमचमाती पत्तियां तैयार कर रखी थी, जो असली धातु से नहीं बल्कि पतली परत से बनी थी। उसने उन्हें एक साधारण पेड़ पर चिपकाना शुरू किया। वो सोच रहा था, सुबह तक सबको धोखा हो जाएगा। वे समझेंगे कि सचमुच सोने का पेड़ उगाया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बीरबल के लोग सब देख रहे हैं। सुबह जब दरबार लगा, साधु एक बड़ा पेड़ लेकर आया। उसकी शाखाओं पर सुनहरी पत्तियां और चमकदार तना। सब दंग रह गए। दरबारियों ने कहा, वाह, ये तो सचमुच सोने का पेड़ है। अकबर भी चकित रह गए। वे बोले, साधु जी, आप तो महान हैं। सचमुच आपने अद्भुत काम किया। लेकिन बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें ये पेड़ असली नहीं लगता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ये पेड़ सचमुच सोने का है तो इसका परीक्षण होना चाहिए। साधु घबराया। परीक्षण? कैसा परीक्षण? बीरबल ने कहा, बहुत सरल है। असली सोने की पत्तियां आग में डालने पर पिघल जाएंगी। आइए एक पत्ती जलाकर देखते हैं। जैसे ही पत्ती आग में डाली गई, वो राख बनकर उड़ गई। अब सब समझ गए कि ये सोना नहीं बल्कि सुनहरी परत चढ़ी हुई पत्तियां हैं। पूरा दरबार गुस्से से भर गया। अकबर ने साधु की ओर घूरते हुए कहा, धोखेबाज, तूने हमें ठगने की कोशिश की। साधु गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर ये सब किया। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, असली साधु कभी चमत्कार का दावा नहीं करता। उसका काम लोगों को ज्ञान देना होता है, लालच जगाना नहीं। ये आदमी ठग है। इसे इसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस ठग को कैद कर लो और जिनसे इसने धन लिया है सबको वापस किया जाए। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, लालच हमेशा धोखे का रास्ता खोलता है। चमत्कार के नाम पर आंख मूंदकर विश्वास करना मूर्खता है। सच्ची विद्या और साधुता हमेशा ज्ञान और सेवा में होती है, धन ऐंठने में नहीं। बुद्धिमान वही है जो समय पर ठग और सच्चे में फर्क कर सके। ठग और सोने का पलंग, जिसने दरबार को हंसा दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्य सजा था। राजदरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर न्याय की गद्दी पर। सब कुछ शांत था कि तभी दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। हाथ में चादर लपेटे हुए वो सीधे सम्राट के सामने आकर खड़ा हो गया। जहांपनाह, मैं कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि बड़े तपस्वियों का वंशज हूं। मेरे पास ऐसा खजाना है जो किसी के पास नहीं, एक सोने का पलंग। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सोने का पलंग? और वो तुम्हारे पास है? तो फिर तुम इस हाल में क्यों हो? ठग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो पलंग मेरे पूर्वजों ने मुझे सौंपा था, परंतु उस पलंग पर कोई साधारण व्यक्ति सो भी नहीं सकता। जो उस पर सो जाएगा वो अमर हो जाएगा। सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अमरत्व का पलंग? ये तो चमत्कार है। कुछ दरबारी ठग की बातों से प्रभावित होने लगे। एक दरबारी खड़ा होकर बोला,
जहांपना, ये पलंग यदि सचमुच है तो इसे महल में लाना चाहिए। अमरत्व की शक्ति से हमारा साम्राज्य अजेय हो जाएगा। दूसरा दरबारी बोला, हाँ महाराज, इसे तुरंत मंगाइए। अकबर थोड़े उलझन में पड़ गए। उन्होंने ठग की ओर देखा और कहा, तो तुम हमें वो पलंग क्यों नहीं दिखाते? ठग ने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, वो पलंग इतना पवित्र है कि उसे यूं ही नहीं दिखाया जा सकता। पहले मुझे विशेष पूजा करवानी होगी और उसके लिए सोने चांदी के आभूषण और ढेर सारा अनाज चाहिए। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पलंग का लालच हो गया। कई ने महाराज से कहा, जहांपना, इसे जो चाहिए दे दीजिए। अमरत्व की चीज यूं ही थोड़े मिलती है। अकबर सोच में डूब गए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, जैसे सब समझ गए हों। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपना, यह मामला सुनने में तो बहुत मीठा है, पर इसमें कुछ गड़बड़ है। यदि अनुमति हो तो मैं इसका सच सामने लाने की कोशिश करूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने ठग से कहा, बाबा, यदि आपके पास सचमुच सोने का पलंग है तो हमें भी उसकी झलक दिखाइए। लेकिन आप कहते हैं कि उस पर सोने से अमरत्व मिलता है, तो नियम यह होगा कि पहले आप स्वयं उस पर सोकर दिखाइए। दरबार में ठाके गूंज उठे। ठग हड़बड़ा गया। बोला, नहीं, मैं उस पलंग पर सो नहीं सकता। मेरे पूर्वजों ने मना किया है। केवल राजा महाराजा ही उस पर सो सकते हैं। बीरबल तुरंत बोले, अरे वाह, जब इतना कीमती पलंग तुम्हारे पास है और तुम खुद ही उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये तो और भी हास्यास्पद बात है। ठग संभलते हुए बोला, नहीं बीरबल, मैं सच कह रहा हूं। वो पलंग इतना भारी है कि उसे लाने के लिए 100 बैलगाड़ियों की जरूरत होगी। पहले मुझे पूजा की सामग्री दिलवा दीजिए, फिर मैं पलंग ले आऊंगा। बीरबल हंसकर बोले, बहुत अच्छा, परंतु हम नियम बदलेंगे। पहले आप हमें उस पलंग की एक छोटी सी खूंटी और 3 टुकड़ा ही लाकर दिखाइए, जिसने सच्चाई बताई सोने का हुआ। एक दिन तो हम अकबर के दरबार में हंगामा मच गया। ठग के चेहरे का रंग हरिराम दौड़ता हुआ आया और बगले झांकने लगा। सेठ, हुजूर घबराकर बोला, मेरी हवेली से रात को सोना चांदी दूर छिपा हुआ है, चोरी हो गया। मैं तुरंत नहीं ला सकता। वाले कहते हैं कि 3 बीरबल ने व्यंग्य से कहा, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि वो पलंग तुम्हारी कल्पना कर बोले। तुम लालच दरबार की राजकोष लूटना चाहते थे। अगर पकड़े न गए तो लोग के पाव नहीं होते कि अकबर का ज्यादा देर सुरक्षित नहीं सकता। बीरबल ने सैनिकों को मामले को तुम संभालो। इस बीरबल ने जेल में डालकर सलाम किया। जैसे ही सैनिक ठग को पकड़कर ले जाने लगे, चाहे जितना चालाक दरबार ठहाकों से गूंज उठा, खुलना तय है। एक दरबार के जासूसों ने पता लगाया, देखा बीरबल की बुद्धि का ख्यात आदमी सोने का पलंग तो हवा में ही रह गया और कल्लू दूसरा में शामिल हो सकते हैं। अगर बीरबल न होते कोई गवाह नहीं, किसी मृग तृष्णा में उलझ जाते। तीनों दिन में शरीफ बनकर घूमते और रात को गायब हो जाते। एक बार फिर दरबार ने सोचा ही दिया, अगर इन्हें सीधे पकड़ूंगा तो सबूत मांगेंगे। तुम्हारी चतुराई मुझे कोई अनोखा उपाय करना होगा। गंभीर स्वर में कहा। उसी गांव में जहां बूढ़ा धोबी था, लालच मनुष्य की, जिसके पास बड़ी कमला सा गधा था। कोई भी झूठा बीरबल ने धोबी को बुलाकर कहा, हमें सच का तुम्हारा गधा करवा आज राज की मदद करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम चोरों को पकड़ने का यही तरीका न माने। धोबी पहले तो बड़े दावे पर आंख, लेकिन बीरबल पर भरोसा कर चुपचाप मान गया। अकबर ने सिर हिलाने के बाद और तीनों चोरों ने माल जंगल में ले जाकर आज से याद रखो, गधा जो भी दरबार में ले जाया गया था और बड़े बड़े दावे करेगा। होते ही उन्होंने गधे को छोड़ दिया और सोचा ताकि गधा अपने मालिक के पास चला जाएगा, धोखा न दे सके किसी को। जब ये बात बाहर फैली कि दरबार में एक ठग आया था, तीनों अपनी चालाकी पर दिखाने का झांसा दे रहा था। गधा थका हारा गांव पहुंचा। किसी ने कहा, गांव वालों को अगर वो पलंग सच में होता तो वो खुद भिखारी क्यों होता ही बताएगा। किसी ने हंसते हंसते चोरी में शामिल होगा। अब तो दरबार में इसके सामने खड़ा होकर समझ कर ही आएगा, बोल नहीं पाएगा, वरना बीरबल की बुद्धि से बच नहीं पाएगा। अरे गधा कैसे बताएगा? सीख। बीरबल ने गधे को एक अंधेरे कमरे में बांधा, हर बड़े दावे को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। इस कमरे में जाकर गधे की चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, कहेगा कि वो चोर कसौटी पर टिक नहीं सकता, निर्दोष माना जाएगा और हाजिर जवाबी से ही सच्चाई उजागर होती है। झूठा बोला तो गधा जोर से ढेंचू करेगा। एक एक करके गांव वाले कमरे में गए।
सबने गधे की पूंछ पकड़ी और बाहर आ गए। गधा शांत रहा। अब बारी आई तीनों संदिग्ध चोरों की। भोलाराम ने सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा ढेंचू करने लगा तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा है, मैं पूंछ छू ही नहीं। धनिया और कल्लू ने भी यही चाल चली। तीनों बिना गधे की पूंछ पकड़े ही बाहर आ गए और बोले, हुजूर, देखिए। गधा चुप रहा। हम निर्दोष हैं। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने धोबी से कहा, अब सबकी हथेलियां दिखाओ। सबकी हथेलियां साफ थी, लेकिन तीनों चोरों की हथेलियां गंदी नहीं थी, क्योंकि बीरबल ने पहले से ही गधे की पूंछ पर कालिख मल दी थी। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, देखिए। सबने पूंछ पकड़ी, इसलिए उनकी हथेलियां काली हो गई, लेकिन ये तीनों चोर बिना छुए बाहर आ गए। इन्हें डर था कि गधा सच बता देगा। यही असली चोर है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, गधा तो चुप था, लेकिन तुमने उसकी मदद से चोरों की जुबान खुलवा दी। तीनों चोर गिड़गिड़ाने लगे। सारा माल बरामद कर लिया गया। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चोरों को कड़ी सजा दी जाए और गांव की सेवा कराई जाए, और इस गधे को इनाम, इसे सबसे अच्छा चारा और देखभाल दी जाएगी। दरबार गूंज उठा हंसी और तालियों से। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच को छुपा नहीं सकता। आज सच बोलने का काम एक गधे ने कर दिखाया। मोरल, झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आकर ही रहती है। कभी कभी तो सबसे भोला सा प्राणी भी सच का पहरेदार बन जाता है। सोने की थाली वाला भिखारी, जिसने सबको चौंका दिया। फतेहपुर सीकरी का राज दरबार अपनी शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। दरबार में रोज नई बातें होती थी। कभी हंसी ठाकों से गूंजता तो कभी कठिन फैसलों से। एक दिन सुबह सुबह पूरे शहर में एक अजीब खबर फैल गई। क्या आपने देखा? शहर में एक भिखारी आया है, पर उसके पास सोने की थाली है। वो उसी सोने की थाली में लोगों से भीख मांग रहा है। लोग हैरान थे। भिखारी फटेहाल कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ सड़कों पर घूमता था, पर हाथ में चमचमाती सोने की थाली लिए खड़ा रहता। कोई एक रोटी देता, कोई सिक्का डालता। भीड़ जुटने लगी। लोग कहते, ये कैसा भिखारी है? अगर इसके पास सोने की थाली है तो ये भिखारी क्यों? बाजार में लगी भीड़ और चर्चा की गूंज अंततः अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने मंत्री से पूछा, ये कैसी बात हो रही है? कोई भिखारी सोने की थाली लेकर भीख मांग रहा है? ये तो अजीब है। दरबारी बोले, जहां पनाह, ये सच है। लोग उसे देखकर हैरान हैं। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि ये मामला क्या है। भिखारी दरबार में लाया गया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में जूते नहीं, पर हाथ में रखी सोने की थाली चमक रही थी। अकबर ने पूछा, अरे भले आदमी, तुम्हारे पास ये सोने की थाली कहां से आई? भिखारी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। वे कभी बड़े अमीर थे, परंतु वक्त ने सब छीन लिया। मेरे पास खाने को कुछ न बचा, रहने को घर न रहा। मैंने सोचा इस थाली को बेच दूं, मगर ये मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। इसे बेच नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे भीख मांगने का साधन बना लिया। पूरा दरबार मौन हो गया। ये दृश्य सबको विचित्र लगा। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अगर ये भूखा है तो थाली क्यों नहीं बेचता? इससे तो अच्छे दिन आ सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, ये सच्चा भी हो सकता है। ये अपने बाप दादा की निशानी को संभालना चाहता है। दरबार में खुसर फुसर बढ़ गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? सच क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सत्य को परखना हो तो थोड़ा धैर्य चाहिए। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल तक इसका सच सबके सामने लाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। रात को बीरबल भिखारी के पीछे पीछे उसके ठिकाने तक गए। उन्होंने देखा कि भिखारी सचमुच एक जर्जर झोपड़ी में रहता था।
उसके पास न तो खाना था न कपड़े, पर सोने की थाली वो सावधानी से कपड़े में लपेट कर रखता। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये सच्चा है तो क्यों भूखा मर रहा है, और अगर ठग है तो इसकी चाल कल पकड़ लेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपना, मैंने इस व्यक्ति का हाल देखा है। ये सचमुच भूखा है, इसके पास कुछ नहीं, परंतु इसकी थाली सचमुच सोने की है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो फिर ये बेच क्यों नहीं देता? बीरबल मुस्कुराए, यही इसकी परीक्षा है। कभी कभी मनुष्य अपनी भावनाओं को तर्क से बड़ा बना देता है। ये भिखारी गरीबी से हार मान चुका है, पर भावनाओं से हारना नहीं चाहता। ये थाली बेच देगा तो उसके पास जीने का साधन होगा, लेकिन दिल में ये ख्याल हमेशा खाएगा कि उसने अपने पूर्वजों की आखिरी निशानी बेच दी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। सही कहा आपने बीरबल, यही मेरी सच्चाई है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। क्या किसी की भावनाएं उसके जीवन से भी बड़ी हो सकती है? ये तो अजीब है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मनुष्य पेट के लिए जीता है, पर आत्मा भावनाओं से। यदि आत्मा दुखी हो, एक तो व्यापारी भरने चोरी हुई अर्थ नहीं। और बीरबल ने आदेश दिया, क्या कभी आपने सोचा है की थाली हम साधारण सी पगड़ी से भी पूरा दरबार हिल सकता है? क्या लेकिन कपड़े का टुकड़ा उसके पूर्वजों महत्वपूर्ण हो सकता है लायक जीवन देंगे? उसके लिए राजा अकबर ने भिखारी को सोने चांदी नहीं, बल्कि खेती करने के लिए जमीन, रहने को घर, सुबह काम करने के लिए दरबार में पहुंचा। दरबारी अब समझ गए नहीं था कि हर चीज का मूल्य केवल पैसा नहीं होता, और मुंह पर रोना धोना, संस्कार। वो जोर से बोला, और पूर्वजों की यादें भी उतनी ही कीमती मेरी पगड़ी चोरी हो गई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और बिना पगड़ी में समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? सोने की थाली दरबार में धातु का टुकड़ा नहीं पड़े, बल्कि मंत्री ने हंसते हुए कहा, उसकी पहचान। अरे भाई, अगर हम चोरी होती तो सोने चांदी का क्या लाभ? ये कैसी मजाकिया शिकायत है? व्यापारी भड़क उठा, तुमने फिर साबित कर दिया मंत्री जी कि सच्ची बुद्धि पगड़ी कपड़ा है जो मनुष्य के दिल को समझे है। भिखारी पगड़ी से झुक गया। मैंने 100 अशर्फियां छिपा कर रखी थी। महाराज, अब बताइए, आपने मेरे जीवन को ये मजाक है या गंभीर चोरी? अब मैं मेहनत से दरबार अचानक शांत हो गया। थाली हमेशा मेरे सोच में पड़ गए। तो ये मामला साधारण नहीं, और आपके न्याय की गवाही है और दौलत भी। मोरल पर दोषी कौन है? हर कीमती आपस में केवल पैसा नहीं होती। अब देखना, कुछ चीजें भावना, बीरबल क्या यादों के कारण अमूल्य होती है। पगड़ी ढूंढने के चक्कर में परखने से पहले उसके दिल, बीरबल ने हंसते हुए समझना जरूरी है। जहांपना, असली न्याय वही है चोरी जो केवल दिमाग से नहीं, ये दरअसल बल्कि की चोरी भी किया जाए। और इसकी चोरी करने वाला दरबार के बीच भी हो सकता है। दरबारी चौकन्ने हो गए। बीरबल ने सब दरबारियों को खड़ा किया और बोला, जिसने पगड़ी चुराई है उसके हाथ में जरूर कपड़े की गंध रह जाएगी। सब अपने हाथ सामने करो। एक एक दरबारी ने हाथ आगे किया। अचानक बीरबल ने एक दरबारी का हाथ पकड़ लिया। अरे, ये क्या? तुम्हारे हाथ से तो गुलाब की खुशबू आ रही है। कहीं ये खुशबू असल अपराध को छिपाने की चाल तो नहीं? सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वो दरबारी घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह फूल तोड़कर आया था। बीरबल मुस्कुराया, फूल तोड़े या चोरी की पगड़ी छिपाने के लिए खुशबू लगाई? सच तो बाहर आएगा ही। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी हैरान था कि बीरबल कैसे महज खुशबू से चोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब सच तुरंत सामने लाओ, वरना यह रहस्य और बड़ा हो जाएगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच तो मैं अभी खोल सकता हूं, लेकिन अगर यही पगड़ी किसी और बड़े रहस्य को छिपा रही हो तो? दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी घबरा गया। दरबारी हक्का बक्का रह गए। बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह पगड़ी सिर्फ व्यापारी की इज्जत नहीं ढो रही थी। इसके भीतर ऐसा राज छिपा है जिसे अगर मैं अभी बता दूं तो पूरा दरबार कांप उठेगा। लेकिन शायद हमें इसके लिए अगली सुनवाई तक इंतजार करना पड़े। दरबार में सबकी सांसें थम गई। आखिर पगड़ी में ऐसा कौन सा राज छिपा था? क्या यह साधारण चोरी थी या किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा? क्या बीरबल अगली बार उस पगड़ी का असली रहस्य उजागर कर पाएंगे, या दरबार में
और बड़ा तूफान खड़ा होगा, जहां व्यापारी की चोरी हुई पगड़ी का असली रहस्य सामने आने लगता है। पर बीरबल अपनी चतुराई से सस्पेंस को और गहराता है। पिछली सुनवाई के बाद से ही पूरा दरबार बेचैन था। हर कोई फुसफुसा रहा था, आखिर उस पगड़ी में ऐसा क्या राज छिपा है? क्या सचमुच उसमें सिर्फ अशरफिया थी या कुछ और? अकबर ने दरबार लगते ही गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज हमें वह राज बताना ही होगा। दरबार अब और इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, आज मैं उस पगड़ी का सच खोल दूंगा, पर ध्यान रहे, इस सच से कुछ दरबारियों की नींद उड़ जाएगी। बीरबल ने हुक्म दिया कि सभी दरबारियों और मंत्रियों के कमरे तलाशी लिए जाएं। कुछ ही देर में सिपाही एक बक्सा लेकर आए। बक्से से वही पगड़ी निकली, व्यापारी की पगड़ी। सबके मुंह खुले रह गए। पगड़ी पर सोने की कढ़ाई थी, पर अंदर से मोटी और भारी लग रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे पगड़ी खोलना शुरू किया। भीतर से निकली चमचमाती अशरफिया और साथ ही एक छोटा सा कागज। बीरबल ने कागज अकबर को सौंपा। उसमें लिखा था, जिसके पास ये पगड़ी होगी वही दरबार का असली मालिक कहलाएगा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर गुस्से से बोला, ये किसकी साजिश है? कौन दरबार के मालिक बनने के सपने देख रहा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां अपना, ये कागज असली अपराधी को पकड़ने की कुंजी है, लेकिन दोषी अब भी खुलकर सामने नहीं आएगा। हमें उसकी लालच को और उकसाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज रात दरबार में एक गुप्त सभा रखी जाएगी। हम घोषणा करेंगे कि पगड़ी और ये कागज असली मालिक को लौटा दिया जाएगा। जिसके मन में लालच होगा वो जरूर सामने आएगा। रात को दीपक जलाए गए। पगड़ी और कागज सामने रखा गया। अकबर और बीरबल पर्दे के पीछे छिपकर देखने लगे। धीरे धीरे कुछ दरबारी चुपके चुपके आए। पहले एक मंत्री ने फुसफुसाया, अगर ये कागज मेरे पास हो जाए तो मैं बादशाह से भी ऊपर हो जाऊं। दूसरे ने कहा, नहीं, ये हक मेरा है। इतना सुनते ही बीरबल ने संकेत किया और सिपाही दोनों को पकड़कर सामने ले आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, तो ये तुम्हारी साजिश थी? पगड़ी चुराकर दरबार का मालिक बनने का सपना देख रहे थे? पर तभी बीरबल ने हाथ उठाकर रोका, जहां अपना, अभी फैसला मत सुनाइए, क्योंकि ये दोनों सिर्फ मोहरे हैं। असल गुनहगार और भी बड़ा है, और वो अभी तक सामने नहीं आया है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तो फिर इस सब के पीछे असली खिलाड़ी कौन है? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, असली खिलाड़ी वही है जो इस कागज को लिखकर इन दरबारियों को फंसा रहा है, और उसका नाम मैं अगले दरबार में सबके सामने उजागर करूंगा। तब तक इस रहस्य को राज ही रहने दीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई सोच रहा था, आखिर वो गुप्त खिलाड़ी कौन है जो दरबार पर कब्जा करना चाहता है? क्या वो कोई दरबारी है, कोई मंत्री, या फिर कोई और जो सबकी नजरों से ओझल है? क्या बीरबल अगले भाग में उस गुप्त खिलाड़ी को पकड़ पाएंगे, या दरबार में एक और बड़ी चाल सामने आएगी? दो चोरी हुई पगड़ी के पीछे छिपा असली खिलाड़ी धीरे धीरे सामने आता है, और बीरबल अपनी चतुराई से सबको चौंका देता है। पिछली रात की गुप्त सभा के बाद दरबारियों की नींद उड़ गई थी। हर कोई सोच रहा था, अगर बीरबल ने अगली सुनवाई में नाम ले लिया तो इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, आज ये रहस्य खत्म होना चाहिए। बताओ, इस षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहां अपना, सच बोलने का समय आ गया है, परंतु इस सच की परीक्षा तभी होगी जब सभी दरबारी मेरी कही बात मानेंगे। अकबर ने आदेश दिया। दरबार में मौजूद हर मंत्री, हर सरदार और व्यापारी को बीरबल का आदेश मानना होगा। बीरबल ने कहा, जिसने ये कागज लिखा है उसकी कलम की नोक पर अभी भी वही सुर्खी लगी होगी जिससे उसने अक्षर उकेरे।
इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी अभी अपने दवात और कलम लेकर आए। जिस कलम पर वही दाग होगा वही अपराधी साबित होगा। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। सिपाही एक एक कर सबकी कलमें लाए। बीरबल उन्हें बारीकी से देखने लगा। आखिरकार उसने एक कलम उठाई और कहा, जहां पनाह, यही है असली अपराधी की कलम। और ये कलम? सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कलम उठाकर कहा, दरबार के मुख्य खजांची रामलाल की है। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं बीरबल जी, ये आप पर झूठा इल्जाम है। मेरी कलम कोई भी उठा सकता है। बीरबल मुस्कुराया, सही कहा, पर तुम्हारे हाथ की उंगलियों पर भी वही लाल दाग है। और सबसे बड़ा सबूत, व्यापारी की पगड़ी उसी कमरे से मिली जहां तुम्हारा हिसाब किताब रखा जाता है। रामलाल चुप हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुमने दरबार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगा कि एक कागज के टुकड़े से तुम शहंशाह बन जाओगे? रामलाल ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी। मैं चाहता था कि सब मेरी इज्जत करें, इसलिए मैंने पगड़ी चुराकर उसमें ये कागज छिपाया और मंत्रियों को फंसा दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दोषी को दंड मिलना चाहिए, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लालच केवल अपराधी की कमजोरी नहीं, बल्कि दरबार के लिए एक चेतावनी है। अगर हमारी नजरों से कोई खजांची इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, तो कल और भी कोई कर सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। रामलाल को उसकी करतूत की सजा मिलेगी और दरबार में व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। रामलाल को सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे। तभी वो अचानक बोला, जहां पनाह, मुझे सजा दे, मैं तैयार हूं। पर असली योजना तो मेरी नहीं थी। मुझे सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। असली खिलाड़ी कोई और है। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर रामलाल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तो असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे है? जहां पनाह, लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अगर रामलाल सिर्फ मोहरा था तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? क्या दरबार के भीतर ही कोई और गद्दारी कर रहा है? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इसका जवाब अगले दरबार में मिलेगा। तभी असली पर्दे के पीछे का चेहरा सामने आएगा। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई सोच रहा था, अगर खजांची सिर्फ मोहरा था तो असली षड्यंत्रकारी कौन है? क्या वो कोई मंत्री है, कोई सरदार, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी को शक भी नहीं? क्या बीरबल अगले भाग में उस असली खिलाड़ी को पकड़ पाएंगे या ये रहस्य और गहराएगा? बीरबल असली षड्यंत्रकारी को बेनकाब करता है। रामलाल की बात सुनकर दरबार में तूफान मच गया। हर कोई फुसफुसा रहा था, अगर खजांची मोहरा था तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? कहीं ये साजिश दरबार को हिलाने की तो कोशिश नहीं? अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, अब और इंतजार नहीं, आज हमें असली गुनहगार चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, असली खिलाड़ी वही है जिसने रामलाल को लालच दिया, उसे पगड़ी चोरी करने पर उकसाया और मंत्रियों को फंसाने का जाल बिछाया। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लगता हो कि अगर दरबार टूटेगा तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। सबकी नजरें मंत्रियों की ओर घूमी। बीरबल ने दरबार में इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, असली षड्यंत्रकारी और कोई नहीं बल्कि मंत्री गुदामल है। सन्नाटा छा गया। गुदामल हक्का बक्का रह गया। क्या बकते हो बीरबल? ये सब झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, पर सबूत बहुत है। पहला, पगड़ी व्यापारी की खोई और तुम्हारे ही कमरे के पास मिली। दूसरा, रामलाल ने कबूल किया कि उसे लालच देकर भड़काने वाला तुम ही थे। तीसरा, वो कागज जिस पर लिखा था दरबार का असली मालिक, उसकी लिखावट तुम्हारी है। मैंने कलम से मिले अक्षरों की तुलना की और सब साफ हो गया। गुदामल कांपने लगा।
वो घुटनों पर गिरकर बोला, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर गलती की। मैं चाहता था कि आपकी नजरों में बीरबल गिरे और मैं दरबार में सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। इसी लालच में मैंने रामलाल को फंसाया और पगड़ी की चोरी करवाई। अकबर का चेहरा लाल हो गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, गुदामल, तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी मंत्री की कुर्सी हमेशा के लिए खो दोगे और तुम्हें राज्य से निर्वासित किया जाता है। रामलाल को भी उसकी गलती की सजा दी जाएगी, पर चूंकि वो सिर्फ मोहरा था, उसकी सजा कम होगी। सिपाही दोनों को ले गए। अब अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी, तुम्हारी पगड़ी और अशरफिया तुम्हें वापस मिलेंगी और अब तुम सबके सामने सम्मानित हो, क्योंकि तुम्हारी पगड़ी ने दरबार के अंदर छिपे गद्दारों का पर्दाफाश कर दिया। व्यापारी ने आंसू भरी आंखों से बीरबल को प्रणाम किया। जहांपनाह, अगर बीरबल न होते तो मेरी इज्जत और मेरी कमाई दोनों लुट चुकी होती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से मिलता है। तुम्हारी चतुराई ने न सिर्फ एक व्यापारी की इज्जत बचाई, बल्कि दरबार के भीतर छिपे षड्यंत्रकारियों को भी उजागर कर दिया। दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, इज्जत का मूल्य धन से कहीं बड़ा होता है। लालच इंसान को अपराध की राह पर ले जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद क्यों न रखता हो। न्याय करने के लिए बुद्धि, धैर्य और सच्चाई सबसे शक्तिशाली हथियार है। झूठ और छलावा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है।